नमस्कार दोस्तों। कास्ट क्लासेस हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आपकी सफलता को उत्कृष्ट बनाने के लिए, आपकी सफलता को बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी जॉब को पक्का करने के लिए कास्ट क्लासेस की हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज शुरू की है। इस प्रीवियस ईयर एग्जाम में हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जो भी पीछे लगातार 2-3 साल से जो भी पीछे एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का जिक्र हम प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो के अंदर करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए, आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए इसलिए बना रहे हैं। आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि ये सीरीज हम लगातार जारी रखेंगे। इस सीरीज में हम आपको बेहतरीन तरीके से संवारने की कोशिश करेंगे। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सके उस प्रकार की हम कोशिश करेंगे इस सीरीज के अंदर। वीडियो को शुरुआती टाइम में जज ना करें, अंत तक आप वीडियो को अवश्य देखें। यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और एक टाइम में आप बेहतरीन प्रयास करके जॉब अवश्य लगेंगे। आइए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला, यदि आप ये वीडियो से संबंधित पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और यदि नहीं करना चाहते तो आप चलते फिरते या कभी भी आपका टाइम मिले एक बार इस वीडियो को देख ले। उसी से संबंधित सभी पॉइंट है, उसी से संबंधित सभी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो आप याद रखिएगा, पटौदी नगर से किसका संबंध है? नवाब मंसूर अली खां। नवाब मंसूर अली खां का संबंध है कौन से नगर से? पटौदी। पटौदी जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट का नाम है पटौदी। गुरुग्राम के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 4 सीटों में से एक सीट एससी रिजर्व है जिसका नाम है पटौदी, और पटौदी नवाब के नाम से नवाब मंसूर अली खां को जाना जाता है। सैफ अली खान भी उसी परिवार से है, याद रखिएगा। सैफ अली खान जिसकी वाइफ है करीना कपूर, जिसकी एक पहले भी अमृता वाइफ हुआ करती थी, जिसकी एक पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री का नाम सारा अली खान है और एक पुत्र भी है, और एक नया पुत्र है जो करीना का लड़का है, करीना कपूर का। सैफ अली खान का विवाह दूसरी बार हुआ। तो करीना कपूर का जो लड़का वो तैमूर है, और तैमूर काफी सेलिब्रिटी है, याद रखिएगा अपने आप में। तो पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो आप याद रखिएगा, नवाब मंसूर अली खां। नवाब मंसूर अली खां का जन्म जो है वो पटौदी के अंदर हुआ, और पटौदी के अंदर जन्म कब हुआ था? 1941 के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए नई ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए जो वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है वो साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक जिसका संबंध रोहतक से है। साक्षी मलिक जिसका संबंध कहां से है? रोहतक से है। लेकिन आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत है वो पानीपत से 22 जनवरी 2015 के अंदर हुई थी। पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई, इसीलिए लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, बेटियों की संख्या हरियाणा के अंदर बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही, इसको देखने के लिए लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड भी कहां पर बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा, पानीपत के अंदर। बहुत अच्छे हैं, मजा आएगा पढ़ने में। तो याद रखिएगा, 22 जनवरी 2015 से किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जो सांसद कहां से है? वाराणसी से जो सांसद है। उसके बाद में नाम थर्ड क्वेश्चन है वो है, सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सोनीपत, सोहन्ना, सिरसा या सफीदो? तो आप याद रखिएगा, सर्पदमन जो नाम है पुराना वो किसका है? सफीदो का। और सफीदो कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, जींद के अंदर। सफीदो जिसका संबंध किससे है? सर्पदमन, या जिसका पुराना नाम किससे है? सर्पदमन से। या जिसका संबंध आपसे पूछे कि सर्पदमन का संबंध या सफीदो का संबंध किससे है, तो राजा जनमेजय से। राजा जनमेजय का संबंध कहां से था? सफीदो, जींद से। सफीदो जिसका पुराना नाम क्या है? सर्पदमन है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है। कहां पर है? फरीदाबाद। ये जो बड़खल झील है ये नेशनल हाईवे जो पहले हुआ करता था NH2 और वर्तमान में है 44। बड़खल झील 1947 सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई थी। बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1947 सिंचाई परियोजना के तहत। और उस बड़खल झील के पास में कौन सी मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी क्यों मिलती है? क्योंकि बड़खल झील अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां, और अरावली की पहाड़ियां हैं तो वहां पर पहाड़ियों के ऊपर मिट्टी कैसी मिलती है? पथरीली। तो बड़खल झील के आसपास में भी कौन सी मिट्टी मिलती है? पथरीली। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बड़खल झील कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर। बहुत अच्छे, सभी सारे पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा साथ के साथ में। उसके बाद में नाम आता है अति प्राचीन वट वृक्ष। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है, कहां पर है? ऑप्शन सुन लीजिए, पेहुआ, ज्योतिसर, मानेसर या अमीन। तो कहां पर पड़ता है? याद रखिएगा, ज्योतिसर के अंदर। क्या पर पड़ता है? ज्योतिसर के अंदर। और ये वही वट वृक्ष है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से सरोवर के पास में दिया था? ज्योतिसर सरोवर के पास में दिया था। ज्योतिसर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप याद रखिएगा, सरस्वती नदी के ऊपर है। सभी पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो एक नंबर बेहतरीन पॉइंट है। आप बस वीडियो को देख लें, आप नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते फिरते हुए कभी भी आपका टाइम मिले तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर न्यूनतम, पुरुष साक्षरता दर न्यूनतम या ओवरऑल साक्षरता दर न्यूनतम कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? मेवात। मेवात को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नुहू के नाम से। और ये मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है ये बना कब था? तो आपने याद रखना, मेवात बना था 4 अप्रैल 2005 के अंदर मेवात बना था, जिसका पुराना नाम क्या है? सत्यमेवपुरम। और वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नुहू के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे। उसके बाद में याद रखिएगा, तो यदि आपसे पूछे कि महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? देखिए ये तो आपसे बता दिया कि न्यूनतम मेवात की है। महिला साक्षरता दर में प्रथम कौन सा है? गुरुग्राम। ओवरऑल साक्षरता दर में प्रथम कौन सा है? गुरुग्राम। और पुरुष साक्षरता दर में सर्वप्रथम कौन सा आता है? पुरुष साक्षरता में सर्वप्रथम किसका नाम आता है? तो याद रखिएगा, पुरुष साक्षरता में सर्वप्रथम नाम आता है किसका? रेवाड़ी का। और रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी। बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे, और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। और दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है? बंसारी पलवल में। ये याद रखिएगा, कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पलवल को। लेकिन सर्वाधिक कपास होता कहां पर है? सिरसा में। और सरस्वती नगर के नाम से किसे जानते हैं? सिरसा को। लेकिन सरस्वती नगर कौन से गांव का नाम हो गया? मुस्तफाबाद। कौन सी नदी के ऊपर है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? आदि बद्री। कहां पर है? यमुनानगर में। कब बना था यमुनानगर? 1 नवंबर 1989 को। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1989 को बना था यमुनानगर। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच चुके हैं। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। ए धान, बी गेहूं, सी जूट या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले नाम आएगा किसका? गेहूं का। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल किस दिशा को छोड़कर? हरियाणा राज्य दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। भाई ये हरियाणा का जो छोर है ये कौन सी सीमा है? हरियाणा की पश्चिमी सीमा। और ये देश की राजधानी दिल्ली पड़ती है। इस देश की राजधानी दिल्ली को हरियाणा ने कितनी तरफ से घेर रखा है? 3 तरफ से, उत्तर से, दक्षिण से। और याद रखिएगा, ये हरियाणा की कौन सी सीमा है? भाई पूर्वी सीमा है। सॉरी, ये कभी कभी हो जाता है ना, माइंड में हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता रहता है, उसके कारण ये कभी कभी दिक्कत हो जाता है। ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है और ये हमारे पास में पड़ती है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के उत्तर में पड़ता है हरियाणा, दिल्ली के दक्षिण में भी पड़ता है हरियाणा का, और दिल्ली के पश्चिम में भी पड़ता है हरियाणा। लेकिन दिल्ली के पूर्वी दिशा के अंदर कौन सा पड़ता है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल किस दिशा को छोड़कर? तो दिल्ली की किस दिशा को छोड़कर? तो आप याद रखिएगा
पूर्वी दिशा को छोड़कर। कौन सी दिशा को छोड़कर? पूर्वी दिशा को छोड़कर। देखिए ये हरियाणा है और ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है। देखिए ये इस प्रकार से भी आप नोट कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण, और ये पश्चिम और पूर्व। याद रखिएगा हरियाणा तीन तरफ से इस क्षेत्र से घेरे हुए हैं और ये कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, जिससे उत्तर प्रदेश लगता है। याद रखें, बहुत अच्छा पॉइंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि कितनी है? हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि कितनी है? तो आप याद रखिएगा 1.5 करोड़। कितनी राशि है? तो आप याद रख सकते हैं 1.5 करोड़ राशि दी जाती है। तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है, नोट करें। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? ये बता चुके हैं। देखिए काफी लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में वही आते हैं जो आपको हरियाणा जीके सीरीज के अंदर, कास्ट क्लासेस की जो हरियाणा जीके सीरीज है उसके अंदर लगभग वही क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आपने हरियाणा जीके सीरीज नहीं देखी है तो आप कास्ट क्लासेस के चैनल पर ही हरियाणा जीके फुल सीरीज देखें। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम। उसके बाद में सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? तो झज्जर में। और झज्जर के अंदर कौन सा पड़ता है? बेरी। याद रखिएगा। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के फर्स्ट जो सीएम थे। देखिए सेनाध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग, वर्तमान में नहीं है सेनाध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग का जो गांव है वो बेरी है। बेरी कहां पर पड़ता है? झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी कहां पर है? बेरी में। और भीमेश्वरी देवी का मेला भी कहां पर लगता है? बेरी में। और हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के फर्स्ट सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, वो भी कहां से थे? बेरी। और बेरी कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये याद रखना भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर है? बेरी के अंदर पड़ता है। उसके बाद में आपने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि का प्रावधान हरियाणा में किया गया है? ओलंपिक खेलों में जो स्वर्ण पदक जीत कर आएगा उसे हरियाणा में कितनी राशि मिलेगी? तो आप याद रखिएगा उसे हरियाणा के अंदर कितनी मिलेगी? 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? देखिए सभी पॉइंट हमने करवा रखे हैं, सभी हरियाणा जी के अंदर करवा रखे हैं। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबा सरवणनाथ ने। सर्वेश्वर महादेव मंदिर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है उसका निर्माण बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। लेकिन सथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति, दोनों मंदिर अलग अलग है। सथानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने और सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने करवाया। बहुत अच्छे हैं, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए भाई। सभी पॉइंट आपके माइंड में और दिल और दिमाग में सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनके लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध नगर है अंबाला। पूरे भारत के विज्ञान के 35% उपकरण, पूरे भारत के विज्ञान के 35% जो उपकरण हैं वो कहां से बनते हैं? तो पूरे भारत के विज्ञान के 35% जो उपकरण हैं वो कहां से बनते हैं? अंबाला से। वैज्ञानिक सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है, वैज्ञानिक सिटी जिसे साइंस सिटी के नाम से भी अंबाला को जाना जाता है। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जहां पर कृषि यंत्र उद्योग, सीसा यंत्र उद्योग भी जहां का प्रसिद्ध है। केएमपी, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? केएमपी कुंडली मानेसर पलवल। केएमपी जो है एक बार देखें, केएमपी है, केएमपी, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली जो सोनीपत के अंदर पड़ता है, कुंडली से इसकी शुरुआत होती है। कुंडली, कुंडली जो कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। उसके बाद में मानेसर और उसके बाद में कहां पर आता है? पलवल के अंदर। ये पड़ता है मानेसर का पॉइंट और ये पड़ता है पलवल। केएमपी जिसकी लंबाई कितनी है? 135.6 जिसकी लंबाई है। केएमपी की जिसकी लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ये केएमपी कितने हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो केएमपी हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है। केएमपी हरियाणा के 5 जिलों से गुजरता है। यमुना नदी कितने से बहती है? 6 से बहती है। और जींद के साथ में कितने जिले लगते हैं? 7 लगते हैं। याद रखिएगा। सबसे पहले नाम आता है सोनीपत का, सोनीपत के बाद में नाम आता है भाई झज्जर का। और झज्जर में कहां से गुजरता है? बादली से। झज्जर के बाद में नाम आता है गुरुग्राम का।
उसके बाद में नाम आता है, ये मेवात का हिस्सा पड़ता है यहाँ पर, ये मेवात, और ये पड़ता है फरीदाबाद, ये मेवात है, मेवात, और ये पड़ता है पलवल। तो पलवल, मेवात, गुरुग्राम से और बादली से, और बादली जो झज्जर के अंदर पड़ता है, और सोनीपत से। केएमपी हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्टों से गुजरता है, जिसकी दूरी है 135.6, और ये केएमपी जिसका पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? तो आप क्या बताएंगे? गुरुग्राम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। उसके बाद में सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए, उसके बाद में झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंड के लिए। तो आप याद रखिएगा गर्म पानी के कुंड के लिए है। लेकिन इस सोहना के अंदर एक पुरानी कारों की रैली होती है। सोहना पुरानी कारों की रैली की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा सोहना के अंदर पुरानी कारों की रैली की शुरुआत हुई थी कब? तो याद रखिएगा 1964 से सोहना पुरानी कार रैली की शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? 1964 से सोहना पुरानी कार। ये एग्जाम में कम से कम बहुत बार पूछा जा चुका है, कम से कम बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सोहना कार रैली की शुरुआत हुई थी 1964 से, याद रखना है। और किस लिए प्रसिद्ध है सोहना? गर्म पानी के चश्मे के लिए, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी? सीसवाल संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से किस जिले में था? तो याद रखिएगा सीसवाल संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से हिसार से संबंधित है। सीसवाल गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, सीसवाल संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? हिसार से। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ फरीदाबाद से किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह बेस कहां पर है? फरीदाबाद में। ऐसा महान क्रांतिकारी जिसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी दिल्ली के अंदर, ऐसा महान क्रांतिकारी जिसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई राजा नाहर सिंह। और फांसी कब हुई? 9 जनवरी 1858 के अंदर। 9 जनवरी 1858 में इनके जन्मदिन के ऊपर इनको फांसी हुई थी। कौन था? राजा नाहर सिंह, जो कहां से था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हुआ करता था। तो बहुत अच्छे, ये पॉइंट याद रखिएगा। राजा नाहर सिंह का संबंध कहां से है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। उसके बाद में निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। हमने कल कैथल का भी डिस्कशन किया था। उसके बाद में ए सिरसा, बी फतेहाबाद, सी हिसार, या ये सभी? ए सिरसा, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में यदि आएगा तो। निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो ए सिरसा है, बी फतेहाबाद, सी हिसार, या ये सभी? तो याद रखिएगा ये सभी, इन सभी के ऊपर तैमूर ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। लेकिन इसी तैमूर लंग से संबंधित एक पॉइंट बता दें। तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था कैथल के ऊपर, तो कैथल के अंदर एक नदी बहती जिसका नाम है घग्गर, और कैथल की एक विधानसभा की सीट नाम है जिसका नाम है गुहेला। और उस गुहेला चीका के अंदर कैथल में तैमूर लंग की सेना ने घग्गर नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया था? पुल का निर्माण किया था। बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में 1969 में हुई थी। लेकिन 1981 में इसे चंडीगढ़ से कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा भिवानी। HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना 1969 के अंदर कहां पर हुई थी? चंडीगढ़ में। लेकिन चंडीगढ़ से इसे भिवानी कब लेकर आए थे? 1981 के अंदर इसे भिवानी लेकर आए थे। तो ये याद रखिएगा, इससे संबंधित सभी पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी? प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी थी? प्रदेश का वह कवि जिसने सांगों की रागनी और कथा लिखी थी, वो कवि कौन सा था? तो याद रखिएगा अली बख्श। ऑप्शन ए अली बख्श, बी है कृष्ण गोस्वामी, सी अहमद बख्श, या डी उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिसने सांगों की रागनी लिखी थी। तो ये पॉइंट याद रखना है, अली बख्श भी आएगा, कृष्ण गोस्वामी और अहमद बख्श का संबंध भी आएगा। तो ये पॉइंट आपने नोट करने हैं, साथ के साथ में लिखने हैं।
हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? अग्रगण की राजधानी हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? अग्रोहा। महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था अग्रोहा। अग्रोहा जो कहां पर पड़ता है? हिसार में, जो महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। अग्रोहा के अंदर महाराज अग्रसेन के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज है और वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कब बना था? 1994 के अंदर। कब बना था? 1994 के अंदर बना था। याद रखिएगा, महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर सा रे गा मा पा धा नी लिखा हुआ है, संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है। कहां से मिली है? अग्रोहा से मिली है। और अग्रगण की राजधानी भी कौन सा शहर हुआ करता था? अग्रोहा शहर हुआ करता था। बहुत अच्छे। अग्रोहा जो कहां पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। उसके बाद में हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री द्वारा लिखित पुस्तक में की गई थी? चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग, जो किसके शासनकाल में आया था? तो आप याद रखिएगा, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग ने कौन से पुस्तक लिखी थी? तो हेनसांग की पुस्तक जिसका नाम क्या था? तो हेनसांग की पुस्तक का नाम हुआ करता था सीयूकी। ये हेनसांग की पुस्तक का नाम था सीयूकी। और इस पुस्तक में कौन से नगर का बखान किया गया था? तो आप याद रखिएगा, थानेसर। थानेसर का बखान किया गया था। और थानेसर जो कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है थानेसर। जहां के राजा कौन हुआ करते थे उस समय? तो जहां के राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? ये आज का लास्ट पॉइंट है, आज का लास्ट पर्सन है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? तो गोहाना कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? गबन गोहाना। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना पड़ता है? देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखने योग्य पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना पड़ता है? तो गोहाना कहां पर है? सोनीपत में। कहां पर पड़ता है भैया? सोनीपत में। गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, गबन गोहाना। गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? गबन गोहाना, या जिसमें नाम आता है गौदवाना। ये दोनों इसके पुराने नाम हैं। गोहाना का नामकरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और गोहाना के निवासियों ने किनका सर्वाधिक विरोध किया था? फिरोज शाह तुगलक का। गोहाना के निवासियों ने किनका विरोध किया? फिरोज शाह तुगलक का। गोहाना का नामकरण किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने। और गोहाना कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। याद रखिएगा, गोहाना जिसका पुराना नाम गबन गोहाना और गौदवाना है। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? किसी भी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसे कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए आयु कितना चाहिए? तो आप याद रखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए आयु चाहिए 35 ईयर, 35 वर्ष आयु चाहिए। हरियाणा में एक दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। एक महिला, हरियाणा में एक महिला जिसका संबंध अंबाला से है। उस अंबाला से संबंध है सुषमा स्वराज का, जो दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और वो सुषमा स्वराज जिसके पति का नाम था कौशल स्वराज। सबसे कम उम्र में राज्यपाल भी बने थे कौशल स्वराज। कौशल स्वराज याद रखिएगा, सुषमा स्वराज का कौशल स्वराज के साथ में कौशल स्वराज के साथ में जो विवाह हुआ था वो कब हुआ था? 1975 के अंदर। सुषमा स्वराज का जन्म कब हुआ था? 1952 में, जो पिछली सरकार में विदेश मंत्री हुआ करती थी। देखें, आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो आप याद रखिएगा, राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल बनने के लिए आयु कितना चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए जो आयु चाहिए वो 35 वर्ष। उसके बाद में नाम आता है सेकंड क्वेश्चन, पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी के नाम से कौन सुप्रसिद्ध है? पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी के नाम से कौन सुप्रसिद्ध है? भाई, पंजाब केसरी के नाम से, पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र हरियाणा में कौन सा शहर था? देखिए, हम जितने भी इस व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। हमारी ये विशेषता रहेगी, प्रत्येक वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा उससे संबंधित कोई भी पॉइंट आएगा वो हम डिस्कस अवश्य करेंगे। लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय जिसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र हिसार था। लाला लाजपत राय का जो राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा हुआ करता था? हिसार। लाला लाजपत राय के फादर हिसार के अंदर अध्यापक थे, तो लाला लाजपत राय का वहां आना जाना रहता था। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने राजनीति की जो शुरुआत की थी वो कहां से की थी? हिसार से।
लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हरियाणा की तरफ से भाग लिया था? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? तो याद रखिएगा, कांग्रेस का 1888 के अंदर एक अधिवेशन हुआ था। 1888 के अंदर एक अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन कहां पर था? इलाहाबाद के अंदर। और इस इलाहाबाद में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो आप याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने। किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय। और इसे ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा? राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा? हिंदू देवी चंडी के नाम पर, चंडी नदी के नाम पर, चंडीदास के किले के नाम पर, या चंडी पर्वत के नाम पर? तो याद रखिएगा, हिंदू देवी चंडी के नाम पर या चंडी मंदिर के नाम पर। चंडीगढ़ जो शहर है उसकी नींव कब डाली गई थी? 1952 में। देखिए, चंडी मंदिर के नाम पर ही पड़ा है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो शहर है उसका जो नींव है वो चंडीगढ़ की नींव कब डाली गई थी? 1952 में। और चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? तो आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर। लेकिन चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे? तो चंडीगढ़ के जो डिजाइनर हुआ करते थे वो लिक्का बुर्जियर थे। और लिक्का बुर्जियर कौन से देश से थे? तो याद रखिएगा, फ्रांस से। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है? सीन नदी के ऊपर स्थित है। कौन सा शहर? पेरिस। चंडीगढ़ शहर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है, जो हिंदू देवी चंडी के नाम पर पड़ा है जिसका नाम, और 1952 में जिसकी नींव रखी गई थी। चंडीगढ़ के डिजाइनर हुआ करते थे लिक्का बुर्जियर। तो ये सभी पॉइंट आप साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? फर्स्ट ऑप्शन है कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल। बी ऑप्शन है कौशल और वज्जी। सी ऑप्शन है सूरसेन और अवंती। और डी ऑप्शन है अस्मक और वत्स। तो याद रखिएगा, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो उसमें नाम आता है कुरु और पांचाल। याद रखिएगा, इन महाजनपदों के मध्य हरियाणा स्थित था। कौन से काल में? बौद्ध काल के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है? ये साधारण सा क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो देखकर कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब पेपर होता है ना तो तब दिक्कत हो जाता है। हरियाणा के जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है, वो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय पड़ता है नारनौल में। नारनौल जिसका पुराना नाम है नर राष्ट्र, जहां पर शेषा सूरी का बचपन बीता था। नारनौल जिसका पुराना नाम है नर राष्ट्र, जहां पर शेषा सूरी का बचपन बीता था। नारनौल हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह पर है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? नारनौल में। लेकिन यहां बैक टू बैक एक क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा का ऐसा जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है महेंद्रगढ़, जिसका नारनौल में। लेकिन हरियाणा का ऐसा जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो उसमें नाम आएगा कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम पर कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। बहुत अच्छा याद रखना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टाइम के लिए याद रखिएगा, या लॉन्ग टाइम के लिए इन चीजों को आप साथ के साथ में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इनमें से कौन सी हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? हरियाणा के अंदर कितनी कमिश्नरी है? तो वो पूछ रहा है, इनमें से कौन सी हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? अंबाला, रोहतक, हिसार, या यह सभी? तो आप याद रखिएगा, यह सभी। तो ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में पानीपत की पहली लड़ाई खालिस्तान वर्ष में लड़ी गई थी। पानीपत की जो लड़ाई है वो खालिस्तान वर्ष में लड़ी गई थी। सॉरी भाई, उसमें जो पिछला क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। कमिश्नरी के पॉइंट की बात करें तो इनमें से कौन सी कमिश्नरी है, तो उसमें नाम आएगा अंबाला। इनमें से यदि कौन सा पूछे कि इनमें से कौन सी कमिश्नरी है, तो हिसार और रोहतक नहीं आएगा, उसमें नाम आएगा अंबाला। सॉरी, वो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और ये कोई बात नहीं, एक दो पॉइंट मिस हो जाते हैं तो उसमें अंबाला आएगा, ये सभी नहीं आएगा, अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई खालिस्तान वर्ष लड़ी गई थी। पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई है, पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 में लड़ी गई थी। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526 में किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो आपने याद रखना, बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी में।
बाबर ने लोदी वंश को हरा दिया था। एक कहने का मतलब लोदी वंश को समाप्ति कर दिया था बाबर ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश हुआ करता था लोदी वंश। लोदी वंश का अंत किसने किया? बाबर ने। और बाबर ने लोदी वंश के अंत के बाद में या दिल्ली सल्तनत के बाद में किसकी नींव डाली थी? मुगल वंश की। और मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? बाबर। लेकिन बाबर ने 1526 में जैसे ही पानीपत की प्रथम लड़ाई जीती, अपनी बेगम मुसम्मत की याद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है काबुली बाग मस्जिद कहां पर है, तो याद रखिएगा काबुली बाग मस्जिद है वो पानीपत के अंदर है। और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। किसकी याद में? अपनी बेगम मुसम्मत की याद में। बहुत अच्छे, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। और पानीपत की जो थर्ड लड़ाई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी कब? तो आप याद रखिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रखा है पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो किस किस के मध्य हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है वो हम बता चुके हैं, बाबर और किसके मध्य हुई थी? इब्राहिम लोदी के मध्य। जिसमें कौन हारा था? इब्राहिम लोदी हारा था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर बनवा दिया गया? पानीपत में। लेकिन आपसे ये आपसे पूछ भी ले किसी कारणवश कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा पड़ता है नारनौल में, जो पठान शैली से बना है। लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो पड़ता है कहां पर? इब्राहिम लोदी का मकबरा तो याद रखिएगा पानीपत के अंदर। और कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया था फर्स्ट लड़ाई के बाद में? काबुली बाग मस्जिद। बाबर ने जो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। महाभारत काल के कौन से राजा ने करनाल शहर की स्थापना की थी? महाभारत काल के कौन से राजा ने करनाल शहर की स्थापना की थी? तो राजा कर्ण ने। बहुत दानवीर होता था। ऐसा बताया गया कि जब तक वह काफी मात्रा में सोना वगैरह दान नहीं कर देता था गरीबों में, तब तक वह खाना वगैरह नहीं खाता था। तो राजा कर्ण के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। राजा कर्ण के नाम पर बसाया गया शहर है करनाल। लेकिन आपसे पूछे कि कर्ण स्टेडियम कहां पर है? करनाल में। लेकिन आपसे पूछे कर्ण झील कहां पर है? करनाल में। लेकिन गौकर्ण तालाब कहां पर है? गौकर्ण तालाब तो याद रखिएगा गौकर्ण तालाब पड़ता है रोहतक में। याद रखें ये चीजें सभी पॉइंट। गौकर्ण तालाब पड़ता है रोहतक में, कर्ण झील और कर्ण स्टेडियम करनाल में। और राजा कर्ण के नाम पर, महाभारत काल के राजा जो कर्ण थे उनके नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? करनाल। और करनाल को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा सीएम सिटी के नाम से भी करनाल को जाना जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो सबसे पहला पॉइंट बनता है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कब थी? तो घटना है नवंबर 1556 की। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। और ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। हेमू जिसका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका पूरा नाम है। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हुआ करता था हेमचंद्र विक्रमादित्य। याद रखिएगा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। अकबर कितने साल का था? 14 वर्ष का। और ये हेमचंद्र विक्रमादित्य तो काफी युद्ध कला में निपुण था उस समय तक, जब पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उस समय तक। तो अकबर का इस युद्ध में संरक्षक कौन था? तो आप याद रखिएगा बैरम खां। इस युद्ध में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का संरक्षक बैरम खां था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई नवंबर 1556 में हुई थी। और अकबर और किसके मध्य हुई थी? हेमू के मध्य। और दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट भी कौन हुआ करता था? तो आप याद रखिएगा दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो ये पॉइंट याद रखिएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से। रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? रेवती किसकी पत्नी थी? बलराम की पत्नी थी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किस किस के मध्य हुई थी? तो याद रखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुई थी? मराठों के मध्य। और कौन आ रहे थे? मराठे आ रहे थे। और इस युद्ध में कौन आ रहे थे? तो हेमू आ रहा था। याद रखिएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था?
तो याद रखिएगा सदाशिवराव भाऊ। कौन हुआ करता था? सदाशिवराव भाऊ। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ हुआ करता था। बहुत अच्छे, साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर हुई थी। यदि आप नोट भी नहीं करते हैं ना, तो चलते फिरते ये वीडियो देख लीजिएगा। आप सफर करते हैं कहीं पर भी, तब ये वीडियो देख लीजिएगा। बहुत एक मतलब आपको आगे बढ़ने में अवश्य ही ये वीडियो योगदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो सभी को मालूम है कि हर्षवर्धन सम्राट कहां का था? थानेसर का। और थानेसर कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और हर्षवर्धन का जन्म पूछे, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थानेसर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? तो हर्षवर्धन की राजधानी था थानेसर। थानेसर कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। और हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 में। और हर्षवर्धन की डेथ कब हुई? 647 में। और हर्षवर्धन राजा कब बना? 606 में। हर्षवर्धन का जन्म हुआ 590 में, हर्षवर्धन राजा बना 606 में, और हर्षवर्धन की डेथ कब हुई? 647 में। ये हर्षवर्धन जिसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेनसांग, और उस हेनसांग ने अपनी पुस्तक में भी कौन से नगर का वर्णन किया है? थानेसर नगर का वर्णन किया है। याद रखिएगा, ये आपने सभी को याद रखना है। सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि हर्षवर्धन से संबंधित। हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ए मांगेराम, बी अलीबख्श, सी किशनलाल भट्ट और डी दीपचंद। तो याद रखिएगा किसको माना जाता है? किससे माना जाता है? किशनलाल भट्ट से माना जाता है। हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किशनलाल भट्ट से माना जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? पिंजौर जो कहां पर पड़ता है? देखिए पिंजौर जो है ये कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। पिंजौर के अंदर जो स्थित गार्डन है उसका नाम ये पूछ रहा है। तो पिंजौर के अंदर एक गार्डन पड़ता है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। और ये यादवेंद्र गार्डन जो पिंजौर के अंदर पड़ता है, जिसे पुराने समय में किस नाम से जानते थे? मुगल गार्डन के नाम से। किस नाम से? मुगल गार्डन के नाम से। और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मुगल गार्डन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर भारत का नंदन वन। उत्तर भारत का नंदन वन के नाम से इसे जानते हैं। देखिए पिंजौर के अंदर वो बस यही पूछ रहा है, पिंजौर के अंदर जो गार्डन है उसका नाम क्या है? ये हम बता दिए हैं, उसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। लेकिन यादवेंद्र गार्डन जिसे पुराने समय में मुगल गार्डन के नाम से जानते थे, और ये इसे वर्तमान में उत्तर भारत का नंदन वन भी कहते हैं। यादवेंद्र गार्डन किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस यादवेंद्र गार्डन के अंदर एक मेला लगता है प्रसिद्ध, और वो मेला किसका है? तो आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है। किसका मेला लगता है? आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है एक आमों का। वो कहां पर लगता है? यादवेंद्र गार्डन में। और वो आमों का प्रसिद्ध मेला कौन से माह में लगता है? तो आप याद रखिएगा, जून जुलाई माह में। कौन से माह में लगता है? जून जुलाई माह में एक आमों का प्रसिद्ध मेला लगता है यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर पंचकुला के अंदर। तो याद रखिएगा, यही पूछा था कि हरियाणा में पिंजौर के अंदर कौन सा गार्डन है? तो आप याद रखिएगा, यादवेंद्र गार्डन पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पिंजौर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? यह हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बताया था। कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है, आपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं देखे हमारे जीके के सीरीज से, तो आप डिस्ट्रिक्ट वगैरह देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो ज्योतिषर सरोवर है वो कौन से मार्ग के ऊपर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र से पेहुआ मार्ग के ऊपर। एक पेहुआ कौन से मार्ग के ऊपर? कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग के ऊपर स्थित है। कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग के ऊपर स्थित है। बहुत अच्छे, नोट कीजिए, कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग के ऊपर स्थित है। बहुत अच्छे। उसके बाद में हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो आप याद रखिएगा, श्रृंगार रस। फिर से सुन लीजिए, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो किस रस की प्रधानता आएगी? तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस की। ये पॉइंट आप देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको नोट करना ही पड़ेंगे। उसके बाद में फिर क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1556 में, ये हम बता चुके हैं। और किस किस के मध्य? अकबर और हेमू के मध्य। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का संरक्षक कौन था?
पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का जो संरक्षक हुआ करता था वो कौन था? बैरम खान। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हारे कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका संबंध कहां से था? रेवाड़ी से जिसका संबंध हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंगड़ा राज्य खालिस्तान प्रदेश का है। भंगड़ा कौन से प्रदेश के अंदर होता है? पंजाब। और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को कौन से प्रदेश से ही अलग हुआ था? तो आप याद रखिएगा, पंजाब से ही अलग हुआ था। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान पदक अंग्रेजों को वापिस कर दिए थे? रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापिस कर दिए थे? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सर सादीलाल, ऑप्शन सेकंड है बाल मुकुंद गुप्त, और ऑप्शन थर्ड है लाला दुलीचंद, और ऑप्शन फोर्थ है लाला मुरलीधर। तो इसमें नाम आएगा लाला मुरलीधर। लेकिन हरियाणा में रोलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? अंबाला के अंदर। और अंबाला किसका कार्य क्षेत्र माना जाता है? लाला मुरलीधर का। लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि तो पलवल है, लेकिन लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि कौन सी है? अंबाला। और इसी लाला मुरलीधर के प्रयासों से हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी। और वो प्रथम शाखा कब खुली थी? तो आप याद रखिएगा 1886 के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी 1886 में। और कहां पर खुली थी? तो आपने याद रखना है कहां पर खुली थी? अंबाला के अंदर। तो ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। रोलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले कहां पर हुआ था? हरियाणा में अंबाला के अंदर हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, चौवन ऋषि की स्मृति में कहां पर, कौन सी पहाड़ी पर मेला लगता है? तो देखिए, चौवन ऋषि का जो संबंध है, चौवन ऋषि का जो संबंध है वो ढोसी की पहाड़ी से है। कहां से है? ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी के पॉइंट की बात करें, ये ढोसी की पहाड़ी कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अरावली का। कौन से हिस्से में पड़ती है? तो आप याद रखिएगा दक्षिण में। आपसे पूछे कि दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है, ये उसमें पूछ रखा है। या कौन से ऋषि की स्मृति में मेला लगता है ढोसी की पहाड़ी पर, ये पूछ रखा है। तो ढोसी की पहाड़ी के ऊपर जो मेला लगता है वो मेला है चौवन ऋषि का। ढोसी की पहाड़ी के ऊपर जो मेला लगता है वो कौन से ऋषि से संबंधित मेला लगता है? चौवन ऋषि से संबंधित मेला लगता है। याद रखना है, ढोसी की पहाड़ी दक्षिण हरियाणा की या पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी है। देखिए, अरावली की सर्वोच्च चोटी बता रहे हैं, हमने ये नहीं कहा कि पूरे हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, हम ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी तो कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी। और ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि? चौवन ऋषि। बागोत से कौन से ऋषि? पीपलाद ऋषि। स्याणा गांव महेंद्रगढ़ से कौन से ऋषि? उद्दलक ऋषि। और राखीगढ़ी से कौन से ऋषि? राखीगढ़ी हिसार से जमदाग्नि ऋषि। और बात करें ययाति, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का संबंध पेहुआ से। दधीचि ऋषि का संबंध कहां से है? कुरुक्षेत्र थे। अगस्त्य ऋषि का संबंध कहां से है? वनस्थली कुरुक्षेत्र से। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? अभी हमने हाल ही में एक डिस्ट्रिक्ट करवाया था कैथल, और उस कैथल के अंदर हमने बताया था 1530 में बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन यही पूछ रखा है, क्वेश्चन है मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो बाबर एक मुगल था, उसी बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। और मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? देखिए, क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि मंडार राजपूतों का जो संबंध है, मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? तो आप क्या बताएंगे कि मंडार राजपूतों का संबंध है कलायत से। और कलायत कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कैथल में। मंडार राजपूतों का संबंध है वो कहां से है? कलायत, कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध। बहुत अच्छे, साथ के साथ में क्लियर होने चाहिए। मंडार राजपूतों का संबंध कहां से? कलायत, कैथल से है। निम्न में से, ये तो क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, अब मंत्रिमंडल बदल चुका है। ये क्वेश्चन पुराना है, मंत्रिमंडल बदल चुका है। उसके बाद देखें, 23 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ? भाई एक बात बता दें, चंडीगढ़ जो शहर है, अभी हमने उसका डिस्कशन किया था। चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 के अंदर। चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। चंडीगढ़ के डिजाइनर लिक्का बुर्जिया जो फ्रांस से थे। लेकिन ये चंडीगढ़, एक समय ऐसा आया था कि जो चंडीगढ़ है, यहां पर एक हाई कोर्ट पड़ता है। इस हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि चंडीगढ़ को किस में मिला दिया जाए? पंजाब में।
और ये घोषणा कब हुई? 30 जनवरी 1970 को यह घोषणा हुई। क्वेश्चन बस यही पूछ रखा, यही समझने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। क्वेश्चन यह कि 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर हरियाणा में भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुआ? तो चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने को लेकर। 30 जनवरी 1970 में हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि चंडीगढ़ को पंजाब में सौंप दिया जाए, लेकिन उस समय हरियाणा के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने अपना फैसला बदला था और फिर से चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है पूछ रहा है। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ब्रज, पंजाबी, बांगरू, राजस्थानी। तो याद रखिएगा, ब्रज का भी है, बांगरू का भी है, राजस्थानी का भी है, लेकिन पंजाबी का नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मेवात के अंदर पंजाबी भाषा का बिल्कुल भी वर्णन नहीं मिलता है। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद में ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप का मुख्यालय किस शहर में है? ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप का मुख्यालय कहां पर है? देखिए, मेक माई ट्रिप ऑनलाइन पोर्टल मेक माई ट्रिप का मुख्यालय हरियाणा के कौन से शहर में? गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी, मेडी सिटी और मिलीनियर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो गुरुग्राम है उसे साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है, ये याद रखने योग्य पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? देखिए, यहां पर सोचने का विषय है। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? नारनौल, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक। तो याद रखिएगा, रोहतक में। रोहतक के कौन से गांव में? कैलंगा गांव में। कब हुआ? 1887 के अंदर। याद रखिएगा, रोहतक के कैलंगा गांव में पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म होता है, और वो जन्म होता कब है? 1887 के अंदर उनका महान व्यक्ति का जन्म हुआ। ये वही पंडित नेकीराम शर्मा है जिसने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था 1930 के अंदर, याद रखिएगा। ये नेकीराम शर्मा 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य भी बने थे। उसके बाद में आज का जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, लेकिन आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों से गिरी है? इस वीडियो को हमने जिक्र पीछे भी किया था और आगे भी करते रहेंगे। बड़खल झील हरियाणा के कौन सी दिशा के अंदर है? दक्षिण के अंदर। दक्षिण के अंदर कौन सी पहाड़ियां मिलती है? तो आप याद रखिएगा, अरावली की। तो बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों से घिरी हुई है? तो अरावली की पहाड़ियों। राज्य के निम्न में से किस जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? किसके हेतु? तो आप याद रखिएगा, वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें नाम आता है किसका? कुरुक्षेत्र का। राज्य का ऐसा जिला कुरुक्षेत्र है जिसमें वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुरुक्षेत्र जो 23 जनवरी 1973 में बना था, और ये कुरुक्षेत्र है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो आप याद रखिएगा, करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। कुरुक्षेत्र बना 23 जनवरी 1973 में। हरियाणा के अंदर विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों में से हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके जिले के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसके डिस्ट्रिक्ट के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र। जब आप 90 विधानसभा की लिस्ट लेकर देखेंगे ना, तो कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा की सीट आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलिए, तो याद रखिएगा, राज्य के निम्न में से किस जिले में वनीकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है? तो उसमें नाम आएगा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? कहने का मतलब 4 हड़प्पाकालीन स्थल दे रखे हैं, 4 सिंधु घाटीकालीन स्थल दे रखे हैं, उसमें से कौन सा स्थल सही सुमेलित है वो देखें। सबसे पहले नाम आता है मित्ताथल भिवानी। मित्ताथल भिवानी बिल्कुल ठीक है। मित्ताथल भिवानी, मित्ताथल जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में बी ऑप्शन है राखीगढ़ी फतेहाबाद, बिल्कुल गलत है। राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है। राखीगढ़ी है वो हिसार के अंदर पड़ता है।
उसके बाद में सी ऑप्शन है बनावली यमुनानगर, बिल्कुल गलत है। बनावली कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। उसके बाद में है कुणाल कुरुक्षेत्र, बिल्कुल गलत है। कुणाल कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद में। तो कुणाल फतेहाबाद के अंदर, बनावली फतेहाबाद में, राखीगढ़ी हिसार में, और मित्ताथल कहां पर पड़ता है? भिवानी के अंदर। इसका आंसर जो होगा वो मित्ताथल भिवानी होगा। हम जो क्वेश्चन आपसे बता रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको लिखे हुए मिलेंगे। बस आप लगातार अपना सहयोग हमारे साथ में बनाए रखिए, हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज इसलिए करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आपको उच्च स्थान प्राप्त हो, और आपका जो भी अब एग्जाम होगा, एक दो एग्जाम जैसे ही हरियाणा के अंदर होते हैं उसके अंदर तुरंत आपको सिलेक्शन मिले और आपका सिलेक्शन पक्का हो। लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर करें। तो ये याद रखिएगा, मित्ताथल भिवानी के अंदर पड़ता है, राखीगढ़ी फतेहाबाद, बनावली कहां पर पड़ता है? तो आप याद, राखीगढ़ी हिसार के अंदर, सॉरी राखीगढ़ी हिसार में, और बनावली कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर। उसके बाद में देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? गुलाम वंश का एक सुल्तान था जिसका नाम था बलबन। उस बलबन ने मेवों की शक्तियों को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? पहले ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है 1260 में, 1265 में, 1266 में, या 1267 में। तो याद रखिएगा 1265 के अंदर नष्ट किया था। सुल्तान बनने से पहले जो बलबन था उसको मेवात में भेजा गया था, लेकिन मेवात में अत्यधिक मात्रा में जंगल होने के कारण वो सभी मेवाती जंगलों के अंदर छुप जाते थे। अब जैसे ही बलबन मेवातियों को दबाने के लिए पहुंचता, वो छुपकर पीछे से वार कर देते। बलबन बेचारा थक हार कर आ जाता था। अब बलबन जैसे ही दिल्ली का सुल्तान बना, उसने सबसे पहले मेवात के जंगलों को कटवा दिया। अब गया बलबन, अब उसने देखा कि मेवाती छुपेंगे कहां, क्योंकि जंगल तो कट चुके हैं, और आराम से मेवातियों को नष्ट कर दिया। और ये प्रयास कब किया था? 1265 में। बलबन ने मेवातियों की शक्तियों को नष्ट करने का प्रयास किया था 1265 के अंदर। याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तो हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 2 नवंबर 1967 को। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 के अंदर। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन पूछे तो इसके 10 साल बाद लगा था 1977 के अंदर। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन पूछे तो कब लगा था? 1991 के अंदर। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, 1977 में और 1991 के अंदर। यदि आपने राष्ट्रपति शासन के बारे में फुल डिटेल देखनी है कि इसमें राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, तो हमारी हरियाणा जीके सीरीज के अंदर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जाकर देखिएगा मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रमुख मुख्यमंत्री, वहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है। दूसरी बार 1977 में लगा, और तीसरी बार कब लगा था? 1991 के अंदर। तीनों पॉइंट आप नोट कीजिए, पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में और तीसरी बार 1991 के अंदर क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? कालका है ये, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो याद रखिएगा कालका पड़ता है पंचकुला में। देखिए अब हम हरियाणा जी के सीरीज के अंदर मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, खंड इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कालका उपमंडल कहां पर पड़ता है? पंचकुला में। लेकिन भैया आपने याद रखना है, कोई भी पर्सन है हम आपका छूटने नहीं देंगे। देखें आपसे ये पूछे कि कालका का मेला कहां पर लगता है? कालका का मेला, देख आपको ये तो पता चल गया कालका जो उपमंडल है, कालका उपमंडल है, ये कहां पर पड़ता है? पंचकुला में। लेकिन आपसे ये पूछे कि कालका का जो मेला है, कालका का जो मेला है वो कहां पर लगता है? तो आप याद रखिएगा फरीदाबाद में। कालका का मेला लगता है फरीदाबाद में। और कालका जो उपमंडल है, कालका उपमंडल है वो कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर पड़ता है। और पंचकुला का बना 1995 के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। सभी पॉइंट बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए। कालका का मेला फरीदाबाद में, और कालका जो नामक स्थान है या कालका उपमंडल है वो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। उसके बाद में धरती
धरती, फिल्म का नाम है धरती खालिस्तान थी। धरती खालिस्तान थी पहली हिंदी फिल्म, पहली पंजाबी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म और पहली भोजपुरी फिल्म। तो याद रखिएगा धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी। प्रथम हरियाणवी फिल्म पूछे थे कि इस हरियाणा का सिनेमा जगत हमने करवाए हैं, सिनेमा जगत करवाएंगे, उसमें ये क्वेश्चन बताएंगे। तो याद रखिएगा धरती हरियाणा की पहली फिल्म है, हरियाणवी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म जिसका नाम क्या है धरती। तो ये याद रखिएगा सिनेमा जगत के अंदर करवाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा की राजधानी क्या है, तो आसान सा क्वेश्चन है। हरियाणा की राजधानी जिसका नाम है चंडीगढ़, और चंडी देवी के नाम पर या चंडी मंदिर के नाम पर उसका नाम पड़ा है किसका, चंडीगढ़ का। और चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे, लिका बुर्जियर चंडीगढ़ के डिजाइन। कहां के थे, फ्रांस के। राजधानी क्या है, पेरिस। कौन सी नदी के ऊपर है, सीन नदी के ऊपर, याद रखिएगा। उसके बाद में अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो चाणक्य ने। चाणक्य, विष्णुगुप्त, या ये भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर आ जाते हैं वही एग्जाम में, तो आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद में याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में उल्लेख मिलता है। हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में उल्लेख मिलता है रामायण, गीतांजलि, महाभारत या शकुंतला। हरियाणा का जो वर्णन मिलता है इनमें से किसमें मिलता है, महाभारत। और महाभारत का जो युद्ध चला था वो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। महाभारत जिसका मूल नाम क्या है, जय संहिता। महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में। और महाभारत विजय के उपलक्ष्य में युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में एक विजय स्तंभ बनवाया था और चंद्रकूप का निर्माण किया था। वो वही युधिष्ठिर है जिसने नवग्रह कुंड का निर्माण भी करवाया था। नवग्रह कुंड कहां पर है, तो कैथल में। और उसी कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं, कैथल को। नवग्रह कुंड जिसे हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं, जो कहां पर पड़ता है, कैथल के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी, युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। तो याद रखना महाभारत में हरियाणा का वर्णन मिलता है। और महाभारत का युद्ध चला था, ये कुरुक्षेत्र में चला था। और कितने दिन चला था, 18 दिन चला था, जिसका मूल नाम क्या है, जय संहिता। सभी पॉइंट क्लियर है, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, तो देखिएगा नाराष्ट्र, शरणावत, युगंधर या रोहितासगढ़। तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा शरणावत। ये कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है, याद रखिएगा। कभी एग्जाम के में पूछ ले। देखिए ये सीरीज हम आपको क्वेश्चन नोट करने के लिए नहीं चला रहे, बस इस सीरीज को आप देख लीजिए, बस देखते रहे, उससे ही काफी इफेक्ट पड़ जाएगा। तो कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, शरणावत कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। नोट कीजिए इसको, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, शरणावत है। उसके बाद में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एग्जामिनर आपसे एग्जामिनर ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है लेकिन वो आपके सामने बन नहीं पाएगा। पानीपत की लड़ाई खालिस्तान में लड़ी गई थी। भाई पानीपत की लड़ाई पानीपत में लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई कहां पर हुई थी, पानीपत में। और कितनी लड़ाइयां हुई थी, 3 लड़ाइयां। और पानीपत के अंदर लड़ाइयां कब कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1526 में, 1556 में, 1761 में। उसके बाद में घरौंडा नगर किस जिले में पड़ता है, करनाल के। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर, तभी बता रहे हैं। घरौंडा नगर जो पड़ता है घरौंडा करनाल में, और इसी घरौंडा के अंदर मामा भांजा की मुगल सराय पड़ती है। मामा भांजा की जो मुगल सराय है वो घरौंडा करनाल के अंदर पड़ती है। और घरौंडा करनाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी विकसित भी की जा रही है। याद रखिएगा घरौंडा जो कहां पर पड़ता है, करनाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है घरौंडा। हरियाणा की जो फर्स्ट एनसीसी अकादमी खुली थी, हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी 2016 के अंदर कहां पर खोली गई थी, घरौंडा करनाल के अंदर खोली गई थी, याद रखिएगा। हरियाणा का हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना जिसका अर्थ होता है हुक्का तैयार करना, बच्चों से काम लेना, खुशामद करना, अच्छे काम करना। तो हरियाणवी मुहावरा जो चिलम भरना है उसका अर्थ होता है खुशामद करना। हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना जिसका अर्थ क्या होता है, खुशामद करना। ये क्वेश्चन भाई काफी बार एचएसएससी पूछ चुकी, और हम करवा भी वही रहे हैं जो एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना जिसका अर्थ क्या होता है, खुशामद करना। बहुत अच्छे याद रखिएगा, खुशामद करना जिसका अर्थ होता है। उसके बाद में ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें,
महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर किस स्थान पर है? महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर किस स्थान के ऊपर है? तो भीमेश्वरी देवी का मंदिर पड़ता है ये बेरी के अंदर, और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा झज्जर के अंदर। महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर है ये बेरी के अंदर, और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप नोट कर लीजिए, आप याद रख लीजिए कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। आर्मी के पूर्व चीफ दलबीर सिंह सुहाग का गांव है बेरी झज्जर। भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है बेरी में, और भीमेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर है? वो भी कहां पर पड़ता है? बेरी के अंदर। सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से। ये पॉइंट यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन सुनिए, उसके बाद आंसर देंगे। स्वामी रविदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामानंद या स्वामी विरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे उनका नाम है स्वामी विरजानंद महाराज। स्वामी विरजानंद महाराज उनके गुरु थे। लेकिन आपसे पूछे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वामी विरजानंद महाराज। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये पूछ लेता है कभी कभी नेशनल जीके में भी और हरियाणा के अंदर भी कि रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत कब और किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत 1896-97 के अंदर किसने की थी? तो आप याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने, क्योंकि उनके गुरु का नाम था। उसके बाद में देखिए मजाक कर रहा है एग्जामिनर आपसे कि हरियाणा कब बना था। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 के अंदर हरियाणा बना था। किससे अलग होकर बना था? तो आप याद रखिएगा हरियाणा किससे अलग होकर बना था? पंजाब से अलग होकर बना था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई कब थी? 1556 में। 1556 में कब हुई थी? 5 नवंबर को। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 में। और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत की दूसरी लड़ाई में हारा कौन? हेमू, और जीता कौन? अकबर। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षक हुआ करता था। ये क्वेश्चन हम आपको इतनी बार बताएंगे, कि आपके माइंड में क्वेश्चन आने से पहले आंसर आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन हम आपको इतनी बार बताएंगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आने से पहले आंसर आएगा। ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखनी है आपने ये बात। आप लिखने की कोशिश ना करें। ये जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चली हुई है इसको लिखे नहीं भैया, हम है ना, हम है यहां, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। इतनी बार लिखवाएंगे, इतनी बार समझाएंगे कि क्वेश्चन और जो भी ये कहता है कि हमें याद नहीं होता, उनके माइंड में बैठा देंगे ये क्वेश्चन। बस आप लगातार वीडियो को देखें, वीडियो को अंत तक देखें। भाई साहब आप देखेंगे कि आपको अभूतपूर्व फायदा होगा। आप एक बार देखना, लगातार बस बने रहिए, एग्जाम तक आपको सवार देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो ये याद रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? अकबर ने। और हारा कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका संबंध कहां से था? रेवाड़ी से। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से राज्य का हिस्सा था? भाई सभी को मालूम है कि हरियाणा पंजाब के अंदर मिलाया गया 1858 के अंदर। हरियाणा पहले उत्तर प्रदेश के साथ में शामिल था। उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से हटाकर उत्तर प्रदेश में कब जोड़ा गया था? 1835 में। उत्तर प्रदेश से हटाकर हरियाणा को पंजाब में कब जोड़ दिया गया था? तो आप याद रखिएगा 1858 में। हरियाणा 1858 में पंजाब के अंदर जोड़ा गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, परंतु हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा रहा। और ये हरियाणा पंजाब से अलग हुआ कब? तो आप याद रखिएगा 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन यही पूछ रखा है कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय हरियाणा कौन से स्टेट के अंदर था? तो पंजाब के अंदर। कौन से स्टेट में? पंजाब के अंदर था। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 1947 में यदि आपसे ये पूछे कि 1947 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, आपसे पूछ भी ले कि 1947 में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोपीचंद भार्गव। और गोपीचंद भार्गव जिनका संबंध कहां से? सिरसा से है।
1947 में पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गोपी चंद भार्गव, और 1947 में हरियाणा किसका पार्ट था? पंजाब का पार्ट हुआ करता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से लगे रहिए। उसके बाद में नाम आता है केएमपी का पूर्ण रूप है, ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे केएमपी, ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे जो जिसकी दूरी कितनी है 135.6 किलोमीटर जिसकी दूरी है, केएमपी, जिसका पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली सोनीपत में, मानेसर गुरुग्राम में, और पलवल तो हरियाणा के अंदर पड़ता है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम खुद अपने आप में स्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपने याद रखना पड़ेगा। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। बंदा बहादुर ने किस सिख गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के कहने पर उन्होंने युद्ध वगैरह किए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? इंद्री, नारायणगढ़, इसराना, रोहतक। कहने का मतलब इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एससी रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए है? 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होते हैं, बिना ऑप्शन आप नहीं बता सकते। 4 ऑप्शन है, वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो एससी रिजर्व है। तो आपने पहले विधानसभा क्षेत्र देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। इंद्री है, नारायणगढ़ है, रोहतक है और इसराना है। तो याद रखिएगा, इसमें एससी रिजर्व सीट है इसराना, और इसराना पानीपत की एससी रिजर्व सीट है। याद रखिएगा, इसराना पानीपत की एससी रिजर्व सीट है। और इंद्री कहां पर पड़ता है? करनाल में। लेकिन करनाल की यदि एससी रिजर्व सीट पूछ ले तो नीलोखेड़ी। करनाल की एससी रिजर्व सीट कौन सी है? नीलोखेड़ी है, याद रखिएगा। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? हरियाणा की सबसे सुंदर झील का नाम है भिंडावास। यहां पर लगभग पक्षियों की 250 प्रजातियां मिलती है। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? झज्जर में। और झज्जर जो छज्जू जाट के नाम पर 1997 के अंदर बसाया गया शहर है। और इसी झज्जर के साथ में हरियाणा की पिंक सिटी फतेहाबाद भी बना था। तो ये क्वेश्चन आपने नोट करना है कि भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताया था। हालांकि सभी क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंदर पूछे जा रहे हैं हरियाणा में, या एचएसएससी का जो भी पैटर्न तैयार करता है उसने जो भी पूछे हैं, वो हमारी हरियाणा जी के सीरीज से बाहर नहीं है। लगभग सभी क्वेश्चन हमारी हरियाणा जी के सीरीज से ही पूछ रखे हैं। तो आप भी हमारी हरियाणा जी के सीरीज देखने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का था? फिर से सुन लीजिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की? एक तो सीधा ये बनेगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा? तो आप याद रखिएगा, पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा। पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर जो भी हस्तलिखित संग्रहालय है उसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया वो किस विद्वान ने किया था? तो आप याद रखिएगा, पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा ने। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। लगभग प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि आपको याद होना चाहिए, वरना एग्जाम के टाइम में दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, और आगे भविष्य में आपको काम आएंगे। उसके बाद में निम्नलिखित वह महिला फ्रीस्टाइल खिलाड़ी जिसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक पहला पदक जीता। निम्नलिखित कौन वह महिला फ्रीस्टाइल खिलाड़ी है जिसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक पहला स्वर्ण पदक जीता? गीता फोगाट। और ये गीता फोगाट है, या फोगाट जो परिवार है, ये कौन से गांव से है? कलाली बलाली गांव से। कलाली बलाली गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चरखी दादरी में। और चरखी दादरी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है? भिवानी से अलग हुआ है। अभी बना था 2016 के अंदर, हाल ही में जो नया डिस्ट्रिक्ट बना चरखी दादरी। और हरियाणा कहता है टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है, टोटल जिले 22। ये सभी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद में अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में है? अरावली पर्वत श्रृंखला है
अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अरावली, ये हरियाणा के किस भाग में है? तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कौन से भाग के अंदर है? दक्षिणी भाग के अंदर अरावली की पहाड़ियां हैं, ये याद रखना है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? महेंद्रगढ़ के अंदर। और ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और ढोसी की पहाड़ी से कौन से ऋषि का संबंध है? चौवन ऋषि का संबंध है। याद रखना है, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे भैया, क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे, सभी पॉइंट आपके क्लियर कर देंगे, माइंड में सेटअप कर देंगे। देखना, बस लगातार बने रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में इसको फैला दे, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, कंफ्यूजन आपके माइंड में छोड़ेंगे नहीं, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, आप, आपका भला होगा। देखना, लगातार आप हमारे साथ में बने रहते हैं तो आपका भला अवश्य ही होगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तो भला तो संभव सी बात है, आपका भी होगा, हमारा भी होगा। तो सभी पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, सभी पॉइंट क्लियर कर देंगे। उसके बाद में जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? देखिए, चिंतन का कोई विषय नहीं है, सभी पॉइंट क्लियर करते हैं, सभी पॉइंट क्लियर करते हैं। सूरजकुंड मेला या अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कौन से जिले के अंदर लगता है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के अंदर कौन से माह में लगता है? फरवरी माह में लगता है। लेकिन सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है? सूरजकुंड गुरुद्वारा पड़ता है फरीदाबाद में, सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला कैंट के अंदर, और सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। मोहर सिंह स्टेडियम या मयूर स्टेडियम? मोहर सिंह स्टेडियम, वो पूछ रहा है मोहर सिंह स्टेडियम। हरियाणा के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है मोहर सिंह स्टेडियम। और ये मोहर सिंह जो स्टेडियम है वो कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, फरीदाबाद में। मोहर सिंह स्टेडियम है, ये कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर मोहर सिंह स्टेडियम पड़ता है। इस स्टेडियम को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? मयूर स्टेडियम के नाम से भी जानते रहिए। खुश रहिए, आराम से रहिए, दिल थाम के बैठे रहिए और लगातार हमारी वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखें। शुरुआती 5-10 सेकंड में, 5-7 मिनट में आप जज ना करें, वीडियो को अंत तक देखकर जज करें। आपको पता लग जाएगा कि किसमें कितना है दम, और जम के रखना है कदम। देखिए, मोहर सिंह स्टेडियम जो मयूर स्टेडियम है वो कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर। याद रखना है, फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। और हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी कब थी? 1956 में। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? पंडित स्थाणु गुप्त शर्मा ने। 100% विश्वास के साथ, दावे के साथ में कहते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। चाहे एग्जाम आप जेई का दें, कलर का दें, पटवारी का दें, ग्राम सचिव का दें, किसी का भी दे, पुलिस का दें। मोहर सिंह स्टेडियम या मयूर स्टेडियम है, ये कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, सभी पॉइंट याद रखिएगा। श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 1 बार से अधिक, 2 बार से अधिक, 6 बार से अधिक या 3 बार से अधिक? तो याद रखिएगा, 3 बार से अधिक। ओम प्रकाश चौटाला है, ये 3 बार से अधिक बने थे। 3 बार से अधिक बने थे तो कितने बार बने थे? 5 बार बने थे। और एक समय तो ऐसा था कि 5 दिन के लिए ही बने थे। हरियाणा में सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री बने थे वो ओम प्रकाश चौटाला थे। और ओम प्रकाश चौटाला कितने दिन के लिए बने थे? मात्र 5 दिन के लिए। कितनी बार बने थे? 5 बार बने थे, याद रखना है। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में सबसे कम समय तक बनने वाले थे, लेकिन सबसे ज्यादा बार बने थे। कितनी बार? 5 बार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसमें आएगा 3 बार से अधिक बने थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में था? बाणभट्ट किसका प्रसिद्ध दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का जो प्रसिद्ध दरबारी कवि हुआ करता था उसका नाम था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी थी। और हर्ष की जीवनी जिसका नाम है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। लेकिन हर्षवर्धन भी प्रसिद्ध लेखक था। और हर्षवर्धन ने लिखी थी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबार का प्रसिद्ध जो कवि था वो कौन था? बाणभट्ट हुआ करता था। कौन हुआ करता था? बाणभट्ट हुआ करता था। राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन जो है वो खालिस्तान के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे।
राजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 में। राजा कब बने थे? 606 में। और डेथ कब हुई थी? 647 में। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। जन्म हुआ 590 में, राजा बना 606 में और डेथ हुई 647 में। हर्षवर्धन जिसकी पहली राजधानी हुआ करती थी थानेसर और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। याद रखेगा, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। और ये सभी पॉइंट यदि आपने देखने हैं तो हरियाणा जी के सीरीज के अंदर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां पर हर्षवर्धन का हमने पूरा बायोडाटा बताया हुआ है कि हर्षवर्धन कब राजा बना था, किसका पुत्र था, कैसे, कौन सी शताब्दी में इसका जन्म हुआ और मृत्यु कौन सी शताब्दी के अंदर हुई थी। तो ये सभी पॉइंट देखने के लिए आप कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट देखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन माना जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहां पर है? पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है ये कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है वो जींद के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जींद में। पांडु पिंडारा में किसने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान की पूजा अर्चना की थी? तो आप याद रखिएगा, पांडु पिंडारा में किसने की थी? पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान की प्रक्रिया की थी। ये क्वेश्चन भी भाई काफी बार पूछा गया है। पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल कहां पर है? जींद में। और हार्ट ऑफ हरियाणा का हट किसे कहते हैं? तो हरियाणा का हृदय भी किसे कहते हैं? जींद को। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी। तिलप्रस्त, ऑप्शन सुन लीजिए, सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में की गई थी। तिलप्रस्त, इंद्रप्रस्त, सोनप्रस्त, पानप्रस्त। तो याद रखिएगा सोनप्रस्त किस नाम से की गई थी? श्रवणप्रस्त या सोनप्रस्त के नाम से सोनीपत। वैसे सोनीपत बना कब था? सोनीपत बना था 22 दिसंबर 1972 में। भिवानी और सोनीपत साथ बने थे। भिवानी भी 22 दिसंबर 1972 में और सोनीपत भी कब बना था? 22 दिसंबर 1972 के अंदर। हरियाणा के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया? हरियाणा के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? यदि डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कुरुक्षेत्र, स्थान पूछे तो ज्योतिसर, और वृक्ष पूछे तो वट वृक्ष। यदि वृक्ष पूछे तो वट या बरगद का वृक्ष, और यदि स्थान पूछे तो ज्योतिसर सरोवर, और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से वृक्ष के नीचे? बरगद के। कौन से स्थान पर? ज्योतिसर के ऊपर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? कुरुक्षेत्र में। याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था? कुरुक्षेत्र में। कौन से सरोवर के पास में? ज्योतिसर सरोवर के पास में दिया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? पहले क्वेश्चन ये बनता है, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? देखिए, संत सूरदास के आध्यात्मिक गुरु थे हरिदास। संत सूरदास के आध्यात्मिक गुरु थे हरिदास और संगीत के गुरु थे वल्लभाचार्य। संत सूरदास जिसका जन्म स्थान कौन सा गांव है? सिही गांव। कौन सा गांव है? सिही गांव। और सिही गांव कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? फरीदाबाद में। फिर से सुन लीजिए, संत सूरदास के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हरिदास। और संगीत के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। संत सूरदास जिसका जन्म हुआ सिही गांव में और जिसका जन्म हुआ सिही गांव में, और सिही गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो याद रखिएगा, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान के ऊपर है? तो आप याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर जो चीनी मिल है वो कहां पर पड़ती है? शाहबाद में। कुरुक्षेत्र के अंदर जो चीनी मिल है वो कहां पर पड़ती है? शाहबाद में। और शाहबाद के अंदर ये चीनी मिल कब बनी थी? 1984-85 के अंदर ये चीनी मिल बनी थी। लेकिन शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आपने याद रखना, मारकंडा नदी के ऊपर। शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मारकंडा। और महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोस्थली शाहबाद, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर? शाहबाद के अंदर। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। वैसे हमने ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी पॉइंट क्लियर करवा रखे हैं आपके, तो याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर जो चीनी मिल है वो कहां पर पड़ती है? शाहबाद में। और ये शाहबाद चीनी मिल कब बनी थी? शाहबाद चीनी मिल
1984-85 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां स्थापित किया गया? पहला पॉइंट हम आपसे बता देते हैं, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां स्थापित किया गया? तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 के अंदर स्थापित किया गया था। और ये 1961 के अंदर कहां पर स्थापित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, कुंजपुरा करनाल में। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 में स्थापित किया गया, और 1961 में कहां पर स्थापित किया गया? कुंजपुरा करनाल के अंदर। हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल 2008 में कहां पर? रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया। तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर? मातनहेल झज्जर के अंदर। और चौथा सैनिक स्कूल कहां पर? पंचकुला के अंदर। लेकिन आपसे ये पूछे कि हरियाणा के अंदर एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल, तो आप याद रखिएगा, महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल है खुड़ाना गांव महेंद्रगढ़ के अंदर। ये प्रस्तावित है भाई। आपसे पूछे कि हरियाणा के अंदर एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल, तो खुड़ाना गांव महेंद्रगढ़ के अंदर प्रस्तावित है। पहला कुंजपुरा 1961 में करनाल के अंदर, दूसरा रेवाड़ी के अंदर 2008 में, तीसरा मातनहेल झज्जर में, पंचकुला वाला भी प्रस्तावित है वर्तमान में, और मातनहेल झज्जर खुड़ाना महेंद्रगढ़ के अंदर भी प्रस्तावित है। लेकिन मातनहेल झज्जर वाला, जिसका कार्य लगातार प्रगति के ऊपर है, लगातार बनने ही वाला है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर बना था? कुंजपुरा करनाल के अंदर बना था। और कब बना था? 1961 के अंदर। लेकिन हम आपसे बता दें कि 1961 में ही कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हुआ था, और 1961 में ही कुंजपुरा के अंदर सैनिक स्कूल बना था, ये याद रखना है। उसके बाद में कवि बाणभट्ट किसके दरबार में थे? ये बता चुके हैं, हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में हुआ करते थे? हर्षवर्धन। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भाई हरियाणा तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री है, हरियाणा भी तो इंडिया के अंदर ही पड़ता है। नहीं, इंडिया का एक स्टेट है, और इंडिया जो एक कंट्री है उसके अंदर एक स्टेट पड़ता है हरियाणा। हरियाणा तो दूसरी कंट्री है नहीं कि उसमें असहयोग आंदोलन पता नहीं 1-2 साल के बाद में वक्त लगेगा जब शुरू होगा। जब जिस दिन इंडिया के अंदर असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी थी, उसके 2-4-5-10 दिन बाद हरियाणा के अंदर नींव पड़ गई। तो इसमें ऐसा तो पूछ नहीं रखा कि 2 नवंबर, 3 नवंबर, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, ऐसा नहीं पूछ रखा। क्वेश्चन पढ़िएगा फिर से। हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहले हम ये देख ले कि भारत के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में। अब हरियाणा के अंदर पूछ ले तो हरियाणा वाला और देख लीजिए क्या है, 1925 में, 1930 में, 1918 में, 1920 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, तो हरियाणा के अंदर भी कब शुरू हुआ? 1920 के अंदर। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। फरीदाबाद जिला खालिस्तान में से बनाया गया। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यदि आपने नहीं पढ़ा है और यदि नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्ट्रिक्टों का गठन देखिएगा। हरियाणा जी के सीरीज के अंदर हमने जिलों का गठन करवाया हुआ है। उसमें 2-3 तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक से भी और वैसे डिटेल से भी बताया कौन सा जिला कौन से जिले से अलग होकर बना था। ये हमारी हरियाणा जी के सीरीज के अंदर जिलों के गठन एक वीडियो है, उसके अंदर देखिएगा। उसमें हमने सभी क्वेश्चन बताए हुए हैं कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बना था। और यही पूछ रहा है कि फरीदाबाद जिला किससे अलग होकर बना था। तो फरीदाबाद जो अलग होकर बना वो किससे होकर बना था? गुरुग्राम से। फरीदाबाद किससे अलग होकर बना था? गुरुग्राम से। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा फैलाते रहें, शेयर करते रहें। तो फरीदाबाद जिला है वो किससे अलग होकर बना था? गुरुग्राम से अलग होकर बना था। बहुत अच्छे। हर्षकालीन तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? सोनीपत से, गुरुग्राम से, पानीपत से, रेवाड़ी से। हर्षकालीन तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? सोनीपत से। हर्षकालीन तांबे के सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं? तो आप क्या बताएंगे? सोनीपत से। फिर से एक बार सुन लीजिए, हर्षकालीन तांबे के सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। याद रखिएगा, हर्षकालीन तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में जींद का पुराना नाम पूछ रखा है। जो जींद डिस्ट्रिक्ट है, इसे हरियाणा का हार्ट कहते हैं, उस जींद का पुराना नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा, जयंतीपुर। ये जयंतीपुर या जयंतीपुरी, ये जींद का पुराना नाम है। जींद का पूरा नाम जयंतीपुर या जयंतीपुरी। हरियाणा का हृदय जींद को क्यों कहते हैं? भाई जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसके माइंड में ये क्वेश्चन ना आए कि हरियाणा का हृदय जींद को क्यों कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से
हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जींद को इसलिए जानते हैं क्योंकि जो जींद है इसके साथ में हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। जींद के साथ में हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कितने जिले लगते हैं, तो आप याद रखिएगा 7 जिले। कितने जिले लगते हैं? 7। और इसी कारण हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जानते हैं? जींद को। तो सभी पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए, किसी भी पर्सन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हरियाणा का हृदय क्यों कहते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो बहुत अच्छे हैं, लगातार ऐसे ही आप सहयोग बनाए रखिएगा, लगातार हमारी वीडियो देखिएगा, मजा आएगा पढ़ने में और हमको पढ़ाने के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जींद का पुराना नाम है जयंतीपुरी, ये याद रखिएगा। उसके बाद में पेहुआ तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? पेहुआ तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? पेहुआ जो तीर्थ स्थल है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा पेहुआ जो तीर्थ स्थल है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। देखें एक बार, ये पूछ रहा है भाई पेहुआ तीर्थ स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ये तो हमारा जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया, कुरुक्षेत्र में पेहुआ पड़ता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पेहुआ कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ये 9वीं सदी में मिहिर भोज के समय में, 9वीं सदी में मिहिर भोज के समय में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पेहुआ। किसके शासनकाल के अंदर हुआ करता था? मिहिर भोज के शासनकाल के अंदर हुआ करता था, ये याद रखना है। मिहिर भोज से संबंधित अभिलेख कहां से मिले? पेहुआ से। 9वीं सदी के राजा भोजदेव से संबंधित अभिलेख कहां से मिले हैं? पेहुआ से। मिहिर भोज के समय में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पेहुआ। पेहुआ तीर्थ स्थल कहां पर है? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा में गया नगरी के नाम से किसे जानते हैं? पेहुआ को जानते हैं। और ययाति वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि का संबंध कहां से है? पेहुआ से। याद रखें। और यदि इसी प्रकार के पॉइंट आपने देखने हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो याद रखें, पेहुआ जो तीर्थ स्थल है वो कहां पर पड़ता है भैया? कुरुक्षेत्र में। बहुत अच्छे पॉइंट है, शाबाश। उसके बाद में लोक गीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं हास परिहास करती है? लोक गीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं हास परिहास करती है? विवाह के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर, तीज पर, संतान के जन्म पर। लोक गीतों के माध्यम से किस अवसर पर महिलाएं हास परिहास करती है? तो याद रखिएगा विवाह के अवसर पर। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। ये सभी को मालूम है कि हरियाणा की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। उसके बाद में पलवल जिला किस मंडल में आता है? हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने मंडल है? 6 मंडल है। नया मंडल कौन कौन सा बना है? करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद को नया मंडल बनाया गया। और पलवल जिला किस मंडल के अधीन आता है? तो फरीदाबाद मंडल के अधीन आता है। पलवल जिला किस मंडल के अधीन आता है? फरीदाबाद। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, गुड क्वेश्चन। फरीदाबाद के अधीन आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? तो नवाब मंसूर अली खां। नवाब मंसूर अली खां का जो संबंध है वो कौन से नगर से है? पटौदी से। पटौदी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम की जो एससी रिजर्व सीट है वो कौन सा है? पटौदी। याद रखिएगा। और पटौदी रोड के नाम से एक रेलवे स्टेशन भी पड़ता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। नवाब मंसूर अली खां का संबंध कहां से है? पटौदी से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत से संबंधित। बाबुल देश जाइयो, बाबुल देश जाइयो, परदेश जाइयो, गोरी का वर तू ढूंढियो। बाबुल देश जाइयो, परदेश जाइयो और गोरी का वर तू ढूंढियो। विवाह के अवसर पर महिलाएं लोकगीत गाती है। याद रखिएगा, ये जो गीत है ये किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बाबुल देश जाइयो, परदेश जाइयो, गोरी का वर तू ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं लोकगीत गाती है? विवाह के अवसर पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में फैलाते रहें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सीमा कितने अन्य राज्यों के साथ में लगती है? हरियाणा की जो सीमा है वो हरियाणा की सीमा चारों तरफ कितने राज्यों के साथ में लगती है? 5 राज्यों के साथ में, जिसमें नाम आता है पंजाब का,
जिसमें नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें नाम आता है उत्तराखंड का, जिसमें नाम आता है उत्तर प्रदेश का, और जिसमें नाम आता है राजस्थान का। इनके साथ में लगती है। हरियाणा राज्य के चारों तरफ कितने के साथ में हरियाणा सीमा बनाता है? 5 के साथ में। या हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। शाबाश, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। नोट, ये पॉइंट आपके माइंड में रहने चाहिए, सदा के लिए रहने चाहिए। उसके बाद में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हरियाणा का जो फर्स्ट मुख्यमंत्री था, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री जिसका नाम है BD शर्मा, ये हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री है भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा जिसका संबंध कहां से है? बेरी से। और बेरी कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर। और यहीं से दलबीर सिंह सुहाग का भी संबंध है। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा, निवास स्थान बेरी। लेकिन जो भगवत दयाल शर्मा है उनके निवास स्थान को झज्जर में किस नाम से जानते हैं? नीली कोठी के नाम से, ब्लू नीली कोठी के नाम से जिसे जाना जाता है। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? तो आप याद रखिएगा फरीदाबाद। और फरीदाबाद, और यदि ये पूछे सबसे बड़ा कौन सा है तो सिरसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा कौन सा है? पंचकुला, 898 है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा? सिरसा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा कौन सा है? हिसार। याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फरीदाबाद, दूसरा छोटा कौन सा है? पंचकुला। बहुत अच्छे। और आज का जो लास्ट पॉइंट है उस लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हांसी के आसीगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था? भाई देखिए, थोड़ा सा माइंड के ऊपर फोर्स डालिए, थोड़ा सा माइंड के ऊपर थोड़ा सा फोर्स डाल लीजिए। माइंड के ऊपर थोड़ा सा फोर्स डालना। पृथ्वीराज चौहान कौन सी शताब्दी में था? 1191-92 में आपको पता है तराइन की लड़ाई हुई थी, तो 12वीं शताब्दी थी। तो हांसी का किला भी पृथ्वीराज चौहान ने कब बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। यही तो क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन ही यही है भैया। हांसी का जो किला है, हांसी जिसका पुराना नाम हांसी है, वो हांसीगढ़ का किला है, वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी शताब्दी में बनवाया? 12वीं शताब्दी में। तराइन की दूसरी लड़ाई में 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारा गया था। मोहम्मद गोरी ने उसका डेथ कर दिया था। 1191-92 में तराइन की लड़ाई हुई थी। उसके बाद उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो 12वीं शताब्दी की बातें हैं, तो 12वीं शताब्दी में ही बना होगा। तो थोड़ा सा माइंड के ऊपर फोकस डालिए, जोर डालिए, ताकि माइंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो और सभी पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलिएगा। और भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? पीजीटी मैथ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे कैप्टन हवा सिंह ने। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना 11 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे कैप्टन हवा सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। कैप्टन हवा सिंह ने, याद रखना है, क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम आपने आंसर क्लिक करना है। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा में किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, बॉक्सिंग का पावर हाउस हरियाणा में भिवानी को कहा जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तो याद रखिएगा, बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? भिवानी को जाना जाता है। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो आप याद रखिएगा, चंदर बरदाई ने। चंदर बरदाई का संबंध कहां से है? तो आप याद रखिएगा, हिसार से। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान कहां से थे? हिसार से। और हिसार जिसका पुराना नाम क्या है? इसुयार। और हिसार किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। याद रखना है, सभी पॉइंट क्लियर करवाते हुए चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी, और चंद्र बरदाई का संबंध कहां से रहा है? हिसार से। और पृथ्वीराज रासो किसके जीवन के ऊपर लिखी गई है? तो पृथ्वीराज चौहान। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है ना? पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली सुप्रसिद्ध कवि का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था? अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के मशहूर शायर
ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? तो आपने याद रखना 1837 में। कहां पर हुआ था? पानीपत में। तो याद रखिएगा, उर्दू का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उर्दू का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो हाली पुरस्कार है, वो इन्हीं की याद में दिया जाता है। अल्ताफ हुसैन हाली, जिसका जन्म हुआ 1837 में और मृत्यु कब हुई थी? 1914 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पानीपत में। और ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली से संबंधित कुछ भी चीज यदि आपसे पूछे तो आप बता देना पानीपत। जैसे मजार वगैरह या उससे संबंधित मेला वगैरह पूछ ले तो कहां पर? पानीपत के अंदर। लेकिन इसका राष्ट्रीय लेवल का एक एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन पूछेगा अल्ताफ हुसैन हाली का, तो क्वेश्चन ये बनता है, अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का नाम था मिर्जा गालिब। अल्ताफ हुसैन हाली है, इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब। 1857 की क्रांति को एकमात्र उर्दू कवि, 1857 की क्रांति को एकमात्र उर्दू कवि जिसने अपनी आंखों से देखा था, तो कौन आएगा? मिर्जा गालिब। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति को एकमात्र उर्दू कवि जिसने अपनी आंखों से देखा था, कौन था? मिर्जा गालिब था। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये याद रखिएगा, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जिसका जन्म हुआ पानीपत में, और ये जन्म हुआ कब था? 1837 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसमें थानेसर नगर का वर्णन किया गया था। तो पहले हम बता दें, जो चीनी यात्री हेनसांग था, ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग आया, जिसकी पुस्तक का नाम हुआ करता था सीयूकी। और इस सीयूकी में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? थानेसर का। क्वेश्चन ये पूछ रखा, वो पुस्तक कौन सी थी? तो चीनी यात्री हेनसांग ने जो पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक कौन सी थी? सीयूकी, उस पुस्तक का नाम हुआ करता था। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है, और आपको बेहतरीन करने के लिए, आपको चमकाने के लिए हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन आपने भी देखा होगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। और लास्ट इसका ऑप्शन मिलता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आ जाता है। क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं? हीरो होंडा के लिए, और तिला जुत्ती उद्योग के लिए, और पीतल के बर्तनों के लिए। तो याद रखिएगा, सभी आ जाएगा। यदि आपसे पूछे ना पीतल नगरी किसे कहते हैं? रेवाड़ी। और आपसे पूछ लेना बर्तन नगरी किसे कहते हैं? तो आप बता देना जगाधरी। और यदि आपसे पूछ लेना क्या कि मिट्टी के बर्तन कहां से बनते हैं, तो याद रखिएगा सिकंदरपुर गुरुग्राम। याद रखिएगा, मिट्टी के बर्तन सिकंदरपुर गुरुग्राम, बर्तन नगरी जगाधरी, और पीतल नगरी रेवाड़ी को कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए बैक टू बैक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे, ऐसे ही सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो क्वेश्चन है, जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन थे? हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1991 के अंदर। हरियाणा में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। यही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। जिस समय हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? इब्राहिम लोदी आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। इब्राहिम लोदी का नाम सुनते ही पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच में हुई थी? तो आप याद रखिएगा, बाबर और किसके मध्य? इब्राहिम लोदी के मध्य। कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था। और जीता कौन था? बाबर। और पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में बाबर ने कौन से वंश की नींव डाली थी? मुगल वंश की। और पानीपत की पहली लड़ाई की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो आपने याद रखना, काबुली बाग मस्जिद। किसकी याद में? अपनी बेगम मुशम्मद की याद में बनवाई थी। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, और इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। इब्राहिम सूरी जो शेरशाह सूरी के दादा थे, शेरशाह सूरी का बचपन बीता था नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कौन सी शैली से? पठान शैली से, जो नारनौल में है। लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर पड़ता है। याद रखना आपने सभी पॉइंट। तो याद रखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे,
शाबाश, बहुत अच्छे, ये याद रखना है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां खोला गया? हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्वेश्चन अच्छा है, आने की उम्मीद है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर खोला गया? तो आपने याद रखना करनाल के अंदर। कहां पर खोला गया? करनाल के अंदर खोला गया था। हरियाणा कब बना? ये क्वेश्चन बेतुके क्वेश्चन है, ये सभी के ठीक होते हैं, सभी बच्चों के ठीक होते हैं, तो ये आपने याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो आप याद रखिएगा काला तितर। हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? काला तितर है। और यदि आपसे पूछ ले काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? काला तितर प्रजनन केंद्र की बात करें तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर है और काला तितर प्रजनन केंद्र आपसे पूछे तो क्या बताओगे? कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कोई भी पॉइंट हम आपका नहीं छूटने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में है? गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में है? तो आपने याद रखना कैथल। और कैथल में रजिया की डेथ कब की गई थी? तो 1240 में, अक्टूबर महीने की बात है और 1240 की बात है जब रजिया सुल्तान की डेथ की गई थी। रजिया सुल्तान अपने पति अल्तुनिया के साथ में बठिंडा पंजाब से दिल्ली लौट रही थी, कैथल शहर के पास में इनको मार दिया गया था। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। रजिया सुल्तान बनी 1236 में और डेथ कब कर दी गई? 1240 में कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना, हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना खालिस्तान क्षेत्रों के विकास की योजना है। हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना खालिस्तान क्षेत्रों के विकास की योजना है। क्वेश्चन ऑप्शन है इसके, ग्रामीण, जनजातीय, पर्वतीय और शहरी। शहरी विकास के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। मंगल नगर विकास योजना शहरों के लिए है। किसके लिए है? शहरों के लिए है। बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। किसके लिए है? शहरों के विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कौन सी योजना? मंगल नगर विकास योजना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और खालिस्तान के बीच में हुई थी। या आपसे पूछे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। उस युद्ध में मराठों का तोपची इब्राहिम खान गारदी था और उस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। ये वही सदाशिवराव भाऊ है जिसने कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र बनवाया किसने था? पुष्यभूति ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदाशिवराव भाऊ ने। और वो सदाशिवराव भाऊ पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति था। मराठों का सेनापति था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य? मराठों के मध्य। बहुत अच्छे, सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो किस किसके मध्य हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुई? मराठों के मध्य हुई थी। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? हरियाणा के प्रथम राजकवि, हरियाणा के प्रथम राजकवि जिसका नाम है उदयभान हंस। हरियाणा के प्रथम राजकवि जिसका नाम है उदयभान हंस, या किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा क्या? उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। तो ये याद रखना, हरियाणा के प्रथम राजकवि जिसका नाम है उदयभान हंस, जिसका पुराना नाम है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी हरियाणा के 6 डिस्ट्रिक्टों से बहती है। यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है? 6। ये हरियाणा की पूर्वी सीमा है जिसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, इन 6 डिस्ट्रिक्टों से बहती है। ये देश की राजधानी दिल्ली पड़ती है। यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश कहां से करती? कलेसर से। और कलेसर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यमुनानगर में। यमुना नदी हरियाणा से बाहर कहां से निकलती है? हसनपुर से। और हसनपुर कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना है पलवल के अंदर पड़ता है। उस हसनपुर से फिर से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है? 320 किलोमीटर लंबी। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा के ऊपर बहती है? तो याद रखिएगा पूर्वी छोर के ऊपर या पूर्वी सीमा के ऊपर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे? सीसवाल संस्कृति से संबंधित अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे?
हिसार, सोनीपत, मेवात, फरीदाबाद। तो याद रखिएगा शिशुवाद संस्कृति का संबंध जो है वो कहां से है? हिसार से। कहां से है? हिसार से। याद रखे, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला, सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम किस जिले में है? सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम भिवानी के अंदर है। और भिवानी जिसे धर्मनगरी के नाम से जानते हैं, सॉरी धर्मनगरी नहीं, हरियाणा की काशी, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, हरियाणा की काशी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों का शहर है कौन सा? भिवानी। तो आपने याद रखना है कि सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। 1967 में जींद तहसील का किन 2 तहसीलों में बंटवारा किया गया था? 1967 के अंदर जींद तहसील को किन 2 तहसीलों में बांटा गया था या बंटवारा किया गया था? तो याद रखिएगा 1967 के अंदर जींद को 2 भागों में बांट दिया गया था, जींद और किसको? सफीदों के अंदर। याद रखिएगा जींद और किस में तोड़ दिया गया था? सफीदों के अंदर। 1967 में जींद और सफीदों के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1967 में जींद तहसील को 2 तहसीलों में बांट दिया गया, जींद और कौन सा है? सफीदों। याद रखना। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? मुगल सम्राट अकबर के समय, मुगल सम्राट अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा रेवाड़ी से। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो आपने याद रखना है अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका संबंध रेवाड़ी से है। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कब थी? 1556 में। जीता कौन था? अकबर। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। क्यों था? क्योंकि अकबर उस समय 14 साल का था, नाबालिग था। नहीं, वोट डालने का अधिकार अकबर को नहीं मिला था, नाबालिग था बेचारा। तो कोई बात नहीं है। अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। और जीता कौन था? अकबर। और हारा कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। जिसका संबंध कहां से है? जिसका संबंध है रेवाड़ी से। कहां से है? रेवाड़ी से जिसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौरव और पांडवों की युद्ध भूमि। कौरव और पांडवों की युद्ध भूमि कोई भी बता देगा। कौन सी? कुरुक्षेत्र है। कौरवों और पांडवों की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र है। और उस कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। याद रखिएगा महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस जिले में स्थित है? देखिए यही क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, यदि आपसे पूछे औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी के नाम से फरीदाबाद को जानते हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार कहां पर है? उद्योग विहार। यदि आपसे उद्योग विहार पूछेगा तो उद्योग विहार आपने बताना है गुरुग्राम के अंदर। साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं गुरुग्राम। और इसी गुरुग्राम के अंदर पड़ता उद्योग विहार। क्या पड़ता है? उद्योग विहार। लेकिन औद्योगिक सिटी फरीदाबाद। और फरीदाबाद किसके सपनों का है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। आपके माइंड में ऐसा बैठा देंगे कि ऐसा बैठा देंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे आपकी पॉकेट के अंदर आएगी सरकारी नौकरी चलकर। और हम चाहते हैं कि आपकी पॉकेट में आए सरकारी नौकरी चलकर। आप कब तक दूसरे लोगों को कांग्रेचुलेशन कहते रहेंगे? ऐसा कीजिएगा दूसरे लोग आपको कांग्रेचुलेशन कहें, तो बहुत जल्द आपको सफलता मिलने वाली है। लगातार हमारे साथ में बने रहिए। और यदि वीडियो अच्छी लगती तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें, औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस जिले के, सॉरी किस नगर में स्थित है? तो आप बताएंगे कहां पर है उद्योग विहार? गुरुग्राम के अंदर। लेकिन औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखिएगा फरीदाबाद को। लिबर्टी जूते कहां बनते हैं? लिबर्टी शूज फैक्ट्री। लिबर्टी शूज फैक्ट्री करनाल में। बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और लिबर्टी शूज फैक्ट्री है वो कहां पर पड़ती है? करनाल के अंदर। और सीएम सिटी वर्तमान में कौन सी है? करनाल। और करनाल से विधायक कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? लोक गाथा आल्हा, लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? लोक गाथा आल्हा में वीर रस की प्रधानता है।
लोक गाथा जो आला है इसमें कौन से रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक गाथा आला में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, शिशुवाल संस्कृति से संबंधित जिला, ये हम करवा चुके हैं, फिर से एक बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, तो ये याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई बहुत अच्छा है, आपने याद रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? नवाब मंसूर अली खां, जिसका जन्म 1941 के अंदर हुआ, याद रखना है। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है किसके कारण? तो अग्रोहा पहले ये देखना है कि कहां पर पड़ता है। अग्रोहा पड़ता है हिसार में, और महाराज अग्रसेन का संबंध भी कहां से है? अग्रोहा से। तो याद रखिएगा, महाराज अग्रसेन के कारण ही पूरे भारत में किसको जाना जाता है? अग्रोहा को जाना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, याद रखना है। उसके बाद में समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा, खेड़ी सुल्तान से। खेड़ी गुज्जर नहीं, खेड़ी गुज्जर सोनीपत में पड़ता है, जहां से मिट्टी के बर्तन मिले थे, मिट्टी की मोहरें मिली थी, याद रखिएगा। मिट्टी के बर्तन खेड़ी गुज्जर से मिले थे, जो कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। सतकुंभा तीर्थ कहां पर है? खेड़ी गुज्जर में। सतकुंभा मेला कहां पर लगता है? खेड़ी गुज्जर में। लेकिन खेड़ी सुल्तान कहां पर है? झज्जर में। और समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का संबंध भी कहां से है? तो समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का संबंध भी कहां से है? खेड़ी सुल्तान, झज्जर से, याद रखना है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहां पर हुआ? तो आपने याद रखना खेड़ी सुल्तान, और खेड़ी सुल्तान कहां पर पड़ता है? झज्जर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा भारत के किस हिस्से में स्थित है? हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम हिस्से के अंदर स्थित है। कौन से हिस्से में? उत्तर पश्चिम हिस्से में। मारुति सुजुकी का कारखाना कहां पर है? मानेसर के अंदर। कहां पर पड़ता है? मानेसर, गुरुग्राम के अंदर मारुति सुजुकी का कारखाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, चंडीगढ़ शहर आधुनिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे? चंडीगढ़ के डिजाइनर हम पहले भी बता चुके हैं। चंडीगढ़ के डिजाइनर थे ली कॉर्बूजियर। ली कॉर्बूजियर कौन से देश के निवासी थे? फ्रांस के। राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है? सीन नदी के ऊपर पड़ती है। यूनेस्को का मुख्यालय भी कहां पर पड़ता है? पेरिस के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे से याद करना है। चंडीगढ़ शहर है, इसकी नींव, या चंडीगढ़ शहर, यदि आपसे पूछे कि डिजाइनर कौन थे? ली कॉर्बूजियर। और चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन है मनोहर लाल खट्टर। जो हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा, वही हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।